तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरू राठौड़ फ्री क्लासेस में। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले आता है जेम्स प्रिंसेप। तो ये हम जानते हैं कौन थे ये जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था। उसने ब्राह्मी तथा ख्रोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद आता है अभिलेख। तो ये हम जानते हैं क्या होते हैं अभिलेख। अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे लेख को कहते हैं। यानी कि मतलब जैसे कि हम आजकल बर्तनों पर देखो कुछ नाम खुदवा लाते हैं, या फिर पहले हमारी मुद्राएं होती थी प्राचीन काल में, ये पैसे रुपए ये नहीं होते थे, मुद्राएं होती थी, तो उन पर चित्र खुदवाए जाते थे, नाम खुदवाए जाते थे, तो वो क्या होते थे, अभिलेख होते थे। तो अभिलेख प्राय उन लोगों की उपलब्धियों, क्रियाकलापों तथा विचारों के बारे में बताते हैं जो इन्हें खुदवाते हैं। मतलब जो लोग इन्हें खुदवाते हैं ये उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके क्रियाकलापों और विचारों के बारे में हमें बताएंगे। मतलब जो कुछ भी उनके बारे में लिखा होगा तो ये अभिलेख हमें उन लोगों के बारे में बताएंगे जो इन्हें खुदवाएंगे। तो उसके बाद आता है जनपद। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं, जनपद का जन मतलब होता है लोग और पद का मतलब पैर। जहां पर भी लोग पैर रखते हैं और वहां पर आकर रहने लगते हैं तो वो होता है जनपद। तो आइए अब हम इसे पढ़ते हैं। तो जनपद से अभिप्राय ऐसे भूखंड से है जिस पर कोई जन मतलब लोग अर्थात कबीला अथवा कुल पैर रखता है अथवा बस जाता है। तो इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। और उसके बाद आता है महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में कुछ बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाता था और इनकी संख्या क्या थी, 16 थी। और महत्वपूर्ण महाजनपद है वो मगध, कौशल, वजी, कुरु, अवंती, पांचाल, गांधार। तो ये जो है इम्पोर्टेंट महाजनपद है, महत्वपूर्ण महाजनपद। तो आइए इसके बाद हम इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो अधिकांश महाजनपद पर एक राजा का शासन होता था और परंतु गण और संघ नाम से विख्यात राज्यों पर कई लोगों का समूह शासन करता था। मतलब ज्यादातर महाजनपदों का एक महाजनपदों पर एक राजा शासन करता था, परंतु गण और जो संघ नाम से जो महाजनपद थे उन राज्यों पर कई लोगों का समूह शासन करता था। और इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता। मतलब जो इन पर शासन करता था वही राजा कहलाता था। और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। और प्रत्येक महाजनपद के एक राजधानी होती थी जो प्राय किले से घिरी होती थी। और शासकों का काम किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना माना जाता था। और धन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी वेद मतलब सही उपाय माना जाता था कि धन जुटाने के लिए हम दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर सकते हैं। उसके बाद आता है मनुस्मृति। तो आइए हम देखते हैं क्या है मनुस्मृति। मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है विधि ग्रंथ है और यह संस्कृत भाषा में है। इसकी रचना 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुई थी। और इसमें राजा को सलाह दी गई कि भूमि विवादों से बचने के लिए सीमाओं की गुप्त पहचान बनाकर रखनी चाहिए। इसके लिए सीमाओं पर भूमि में ऐसी वस्तु दबा कर रखनी चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। उसके देखिए आजकल हमारे खेतों में तो क्या है, जैसे बांध ये जो डोरी सी लगा दी जाती है, बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो राजाओं से ये मनुस्मृति में कहा गया कि सीमाओं की गुप्त पहचान बनाकर रखी जाए, वहां पर कोई भी वस्तु दबा दी जाए जो समय के साथ नष्ट न हो, जो हमेशा वैसी की वैसी रहे और वो उन खेतों की निशानी होगी, सीमाओं की निशानी निश्चित हो जाएगी। उसके बाद आता है दानात्मक अभिलेख। तो दानात्मक अभिलेख दूसरी शताब्दी के छोटे छोटे अभिलेख हैं
जो विभिन्न नगरों से मिले हैं। इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण और इनमें दान देने वाले व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसके व्यवसाय का भी उल्लेख किया गया है। मतलब वो व्यक्ति क्या काम करता था जिसने दान दिया, वो उसका क्या कारोबार था, और उसके उसका जो नाम था वो भी इन अभिलेखों पर होता था। और इनमें नगरों में रहने वाले विभिन्न शिल्पियों, अधिकारियों, व्यापारियों, राजाओं का विवरण भी मिलता था। तो इतने ही थे हमारे ये आज के टॉपिक। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द ही हम लेकर आएंगे।